Yes, you are. तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे, देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। मेरा भारत, भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते सिख ईसाई। इसकी धरती उगले सोना, ऊंचा हिमगिरी बड़ा सलोना। सागर धोता इसके पाव, है इसके अलबेले गाँव। शुभ संध्या हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी और उप प्रधानाचार्य जी, आज के कार्यक्रम के निर्णायक गण, उपस्थित सभी अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्र, मैं मैत्रेय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे विद्यालय में हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सहभागी सभी प्रतिभागियों का मैं इस आभासी मंच पर स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के सभी निर्णायक गण आपका भी दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। त्वरित बुद्धि लगा विषय पर, फटाफट से तू सोच, रख के मस्तिष्क में भाषण का सार, तत्काल से तू बोल। किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए स्वाभाविक रूप से बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना आशु भाषण कहलाता है। विषय कुछ भी हो, अच्छी शुरुआत, कलात्मक भाषा एवं नपे तुले शब्द आपको इस प्रतियोगिता का विजेता बना सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आज के निर्णायक गणों का परिचय देना बहुत जरूरी है। आज के निर्णायक गणों का परिचय देने के लिए मैं अर्जुन को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे पहले निर्णायक गण हैं श्रीमती उज्ज्वला पंडित जी। इन्होंने हिंदी विषय में स्नातक और डीएड और बीएड तक शिक्षा हासिल की है। फिलहाल वह ज्ञान संपदा विद्यालय अहमदनगर में हिंदी विभाग अध्यक्षा के रूप में कार्यरत हैं। मैडम के पास 25 साल का अध्यापन क्षेत्र का अनुभव है। मैडम, आपका विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे निर्णायक गण हैं श्रीमती साधना भोसले जी। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और बीएड तक शिक्षा हासिल की है। फिलहाल वह आइकन पब्लिक स्कूल अहमदनगर में कार्यरत हैं। मैडम के पास 12 साल का अध्यापन के क्षेत्र का अनुभव है। आपका भी विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद बेटा। निर्णायक गणों का परिचय तो लिया, तो एक नजर आज की प्रतियोगिता के नियमों पर डाल। आज की आशु भाषण प्रतियोगिता का विषय है मेरा भारत महान। समय सीमा है 3 से 4 मिनट।
और प्रत्येक प्रतिभागियों को 3 मिनट के बाद बेल बजाकर सूचित किया जाएगा। समय सीमा के लिए भाषा धारा प्रवाह के लिए है 5 अंक, उच्चारण हेतु 5 अंक और रचनात्मकता एवं आत्मविश्वास के लिए है 5 अंक। भारत एक ऐसा देश है जिसका जितना वर्णन करो कम ही है। तो चलिए एक कविता के द्वारा सुनते हैं मेरा भारत महान। इस कविता के लिए मैं रोहन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। शुभ संध्या। मैं आज रोहन आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भारत महान। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है, रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है। ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में मौजूद कलाम है। जिस रोज हम सक्षम होंगे परचम तभी फहराएंगे, हिंद आजादी के तराने तभी हम गाएंगे। नींद में थे तभी शायद यूं पीछे रहे, अब शुरू हुए हैं तो वो भी न पकड़ पाएंगे। जिस रोज हम सक्षम होंगे परचम तभी फहराएंगे, हिंद आजादी के तराने तभी हम गाएंगे। जहालात में आज तक रखा इस परिवार ने, सक्षम के लिए मशाल उन्हें आईना हम दिखाएंगे। जिस रोज हम सक्षम होंगे परचम तभी फहराएंगे। सिंहासन चाहे भारी हो, शिक्षक के आगे चोटी है, घर घर अलग जगाकर ये डंका ये कमल बजाएंगे। जिस रोज हम सक्षम होंगे परचम तभी फहराएंगे। भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी है मूल सभी का शिक्षा, और शिक्षा है अभिशाप, इसे समूल नष्ट करवाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। वाह, बहुत अच्छा प्रस्तुत। चलिए अब पहले प्रतिभागी प्रेरणा कावले को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। Ma'am, am I audible? Yes, beta. Yes, ma'am. आओ मिलकर हाथ बढ़ाए, भारत को महामारी से मुक्त कराए। मिलकर बोले भारत माँ के बच्चे हैं हम, महामारी से नहीं डरते हैं हम। शुभ संध्या मेरे प्रिय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोतागण। मैं प्रेरणा कावले कक्षा आपके समक्ष भारत और महामारी से बचाव के कदम इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी सबसे गंभीर विषय है। भारत में दिन ब दिन कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, परंतु भारत में कुछ ऐसे भी कदम उठाए गए हैं जिस कारण भारत में कोरोना की संख्या कम होती जा रही है। सबसे पहले तो भारत में उठाए गए कुछ अन्य कदम जिस कारण यह महामारी की संख्या कम हो रही है। सबसे पहले तो जब यह महामारी हमारे देश में आई तो सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया और सभी लोगों को अपने घर में रहने की सलाह दी। सभी लोगों को बताया गया कि वे अपने घरों में रहे और अपने परिवार का एवं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विमान यात्रा भी बंद कर दी गई। इसी के साथ साथ लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। जब
3 महीने तक भारत संपूर्ण तरह से बंद था, तब लोगों के घरों में किराने की भी उपलब्धि की गई, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए। बस कोरोना महामारी ही नहीं, अन्य महामारी भी भारत में आई, परंतु भारत ने साहस भरकर इस महामारी से जूझने की क्षमता रखी और इन कठिनाइयों का सामना किया। अभी वर्तमान में हमारे लिए टीकाकरण भी हुआ। इस महामारी के लिए टीकाकरण किया गया, जो पहले तो बूढ़े लोगों के लिए था और अभी 18 वर्ष के आगे के लोगों के लिए भी टीकाकरण उपलब्ध कराया गया, जिससे लोग इस महामारी से बच पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से बचने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। यदि हम दूसरी महामारी की बात करें तो पोलियो भी भारत में आई थी। पोलियो महामारी ने भी बच्चों को बहुत ही घेर लिया था, परंतु देश ने इससे भी साहस भर के कदम उठाए और इसका सामना किया और वर्तमान में 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के लिए पोलियो टीकाकरण होता है, जिससे वे आगे चलकर पोलियो के शिकार न बन पाए। इसी प्रकार भारत एक साहसपूर्ण देश है जो महामारियों से जूझने की क्षमता रख रहा है। धन्यवाद। अर्जुन। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत देश महान है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। अब हम नीलम सांगले के भाषण को सुनते हैं। मंच पर उनका स्वागत है। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक गण, शिक्षक अतिथि एवं मेरे सहपाठी। आशुभाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों की उन्नति और समस्या इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करती हूँ। देश की प्रगति में विद्यार्थियों का विशेष रूप से योगदान होता है। विद्यार्थी ही होते हैं जो देश को प्रगति के मार्ग पर चलाते हैं। विद्यार्थी ही बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, शिक्षक या अन्य उच्च पदों पर आश्रित होते हैं। यदि जिन पर भारत निर्भर होता है। यदि विद्यार्थी चाहे तो देश को बहुत ही तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ा सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। जिस देश में विद्यार्थी अपने देश के बारे में सोचता है, वही देश आगे बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की ओर अच्छे से ध्यान देते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। विद्यार्थी यदि बड़े होकर शिक्षक बनते हैं तो वो अपने जैसे अन्य विद्यार्थी को शिक्षा देकर उन्हें योगदान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि विद्यार्थी डॉक्टर बनते हैं तो वह विकट से विकट परिस्थितियों में रोगों से लड़ने के लिए देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में विद्यार्थी ही होते हैं जो देश का भविष्य पर निर्भर करता है। इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत में छात्रों की उन्नति और प्रगति दोनों बढ़ रही है। अब जाते हैं समस्याएं की ओर। आज का ही समय लीजिए, जहां विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नेटवर्क इशू, कॉल ड्रॉप और अन्य कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसी की इच्छा। धन्यवाद। दिल हमारे एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। अति सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। चलिए आइए अब सुनते हैं अनुष्का शर्मा के विचार।
विकास में हो या उन्नति में भारत को आगे बढ़ाना है। अपने इस जीवन दौर में मातृभूमि को गर्व कराना है। विकसित हो यह भारत प्यारा, ऐसा मन में अब ठाना है। अपने इस जीवन दौर में मातृभूमि को गर्व कराना है। नमस्कार प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं प्रतिभागी 3 21वीं सदी का भारत इस विषय पर प्रकाश डालूंगी। आज अगर देश विदेश सफलताओं के शिखर पर पहुंचे हैं तो केवल तकनीक के कारण। हमारे आसपास ऐसे हजारों तकनीकी उपकरण हैं जिनकी सहायता से हमारा जीवन यापन अत्यंत सरल बन चुका है। अगर हम एक नजर घुमाकर अपने आसपास देखें तो हमें एहसास होगा कि हम तकनीक से घिरे हुए हैं। हर छोटी बड़ी चीज कहीं ना कहीं तकनीक से जुड़ी हुई है। इस तकनीक ने ही आज भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। आज विश्व में भारत की गिनती विकसित देशों में आती है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि विकास और तकनीक का क्या संबंध है, और वो भी बहुत गहरा संबंध है। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। यह कैसे संभव हो पाया था? जी हाँ, यह तकनीक का ही कमाल था। और आज के इस समय में जहां महामारी का हाहाकार मचा है, तब भी शिक्षक छात्रों से जुड़े हुए हैं। तकनीक की वजह से ही आज लोग टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर पा रहे हैं। 21वीं सदी में भारत उन्नत हो रहा है। भारत ने तकनीक के द्वारा यह सिद्ध किया है कि भारत बेहतरीन देश है। मैं अपने वक्तव्यों को यहीं इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी। नदियां आएंगी खेतों तक, फसलें कंचन हो जाएंगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभिक मधुबन हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बौने होंगे, अंतरिक्ष होगा बाहों में, सूरज तक तैयारी होगी। ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। धन्यवाद। भारत भूमि अपनी माता, इस पर प्राण गंवा देंगे। जो देखे इसे बुरी नजर से दुनिया से मिटा देंगे। बहुत सुंदर भाषण दिया आपने, धन्यवाद। भारत की महानता का वर्णन करने के लिए अब मैं सोनिया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर उज्जवल होते हैं। नमस्कार, मैं सोनिया कक्षा 9वीं से आज आपके सामने नई शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई 2020 में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को सोच और रचनात्मक क्षमता से बढ़ाकर सीखने की क्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई सन 2020 को अस्तित्व में आई है। वैसे तो इसको पहले ही हमारे देश में मंजूरी दे देनी चाहिए थी, परंतु अब भी ये आ गई तो इससे हमारे देश को बहुत सारा लाभ होगा। ये हमारे देश में 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है। चलिए अभी हम जानते हैं कि आखिरकार नई शिक्षा प्रणाली का हमारे देश में क्या आवश्यकता थी। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए आधार पर
एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। नई शिक्षा नीति एक पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है। अभी हम जानते हैं कि आखिरकार नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उन्हें उसी क्षेत्र में शिक्षित करना है। चलिए अभी हम जानते हैं कि आखिरकार इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसको हमारे देश में जीडीपी को 6% तक बढ़ाएंगे। शिक्षा वो ज्ञान है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। धन्यवाद। वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई। दिल हमारे एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। तो चलो सुनते हैं आरती पाठक की प्रस्तुति। मैम आवाज आ रही है? Yes. चांद पर भारत का पहला कदम। चांद तक गया है भारत, आगे भी जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष चांद पर भारत का पहला कदम इस पर चर्चा करने। मैम, am I audible? Yes, Aarti, continue. Ma'am, can I start again? Yes, please. Yes, do. you can. चांद तक है, आगे भी जाएगा। भारत मेरा और उन्नति पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष चांद पर भारत का पहला कदम इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। चांद पर भारत का पहला कदम 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़ी विजय। राकेश शर्मा पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। जब इंदिरा गांधी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वह किसी भी दो व्यक्ति को चांद पर जाने में शामिल कर सकती हैं, उन्होंने यह मौका बिल्कुल भी ना गवाते हुए हमारे भारतीय वायुसेना के दो बहुत ही काबिल व्यक्तियों को इसके लिए आगे भेजा। राकेश शर्मा और राजीव जी को इसके लिए चुना गया, जो कि वायुसेना के काबिल जवान थे। उन्होंने एक 18 महीने की बहुत ही कठिन प्रयास के बाद उन्हें 2 और अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरिक्ष में चांद पर भेजा गया। जब वह चांद पे गए तो वह अकेले नहीं गए थे, वह 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और उनका हौसला साथ लेके गए थे। उन्होंने चांद पर कई दिन बिताए और वह एक एक दिन आज भी हर भारतीय बता सकता है कि किस तरह से गया होगा। चांद पर भारत का पहला कदम सच में भारत के सिर्फ एक ही कदम का है, जो कि और आने वाले कई सालों में हम और भी ज्यादा उन्नति करेंगे। जब राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा था कि उन्हें अंतरिक्ष से भारत कैसा लगा, तो उन्होंने बड़े ही प्यारे शब्दों में जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं कभी अंतरिक्ष में गई नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ही देश में बहुत घूमी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में है, तो मैं ये अनुमान लगा सकती हूँ कि मेरा भारत सच में कितना सुंदर दिखा होगा। और सिर्फ अंतरिक्ष और विज्ञान में नहीं, मेरा भारत कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। राकेश शर्मा आज हम सबको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं और हमें बताते हैं कि भारतीय किसी से कम नहीं है। हम सभी को उनसे बहुत सीख लेनी चाहिए और हम सभी उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद हैं। और आज इसरो, जो कि हमारे भारत की खुद की एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च की जगह है, जो कि आज नासा के जितनी ही काबिल हो चुकी है,
चाहे उतनी नहीं लेकिन फिर भी बहुत काबिल हो चुकी है। और यही एक चांद पे भारत के पहले कदम का सिर्फ एक अंश है जो कि हमें मिला है। हमारा भारत सच में महान है और इसमें यह बहुत आसान नहीं रहा होगा, ना राकेश शर्मा के लिए और ना ही हमारे पूरे देश के लिए। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि तू मंजिल तो तय कर, रास्ते खुल जाएंगे। मंजिल तो तय कर, रास्ते खुल जाएंगे। तू जुनून तो इकट्ठा कर, पत्थर भी घुल जाएंगे, पत्थर भी घुल जाएंगे। धन्यवाद। गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। अति सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रही है नेहा वाघ। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदया, निर्णायक गण, अतिथि एवं मेरे सभी सहपाठियों। आशुभाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत दिए गए विषय तकनीकी और महामारी पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। तकनीकी और महामारी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, अब तो यह सबके दिल में छा गया। चेहरे पर मुस्कान ये तो ला गया, जमाने को तेजी से ये बदल गया। बड़ी बीमारियों को इसने दूर कर दिया, अपनों की दूरी भी इसने कम कर दी, घूमने को भी इसने आसान कर दिया, पल भर में किसी को सूचना कर दिया। जीवन जीने का नया ठिकाना आ गया, खुशियों का अब जमाना आ गया। विज्ञान और तकनीकी का जमाना आ गया, अब तो यह सबके दिल में छा गया। आज का युग यह विज्ञान का युग है। इस विज्ञान और तकनीकी के बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बहुत आसान बन गया है। आज के जमाने में शायद ही ऐसा कोई कार्य होगा जो तकनीकी के बिना किया जाता होगा। आज टेक्नोलॉजी ने शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा और कई क्षेत्रों के विकास किए हैं, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी हर छोटी छोटी कार्य में करने लगा है। जैसे कि प्राचीन समय में मनुष्य हर एक कार्य करने के लिए बहुत अधिक समय व्यर्थ करता था, और परंतु आज तकनीकी की सहायता से हर एक कार्य कुछ ही समय में हो सकता है। जापान के साथ साथ भारत भी विज्ञान में बड़ी तेजी से तकनीकी की सहायता से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीकी ने मनुष्य को हमारे ग्रह से दूसरे ग्रह की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। नए नए ग्रहों के बारे में जानना, अंतरिक्ष के उपग्रहों की स्थापना व साथ साथ भारत का पहला मंगल अभियान तकनीकी के कारण ही सफल हो पाया था। व्यापारों में तकनीकी के कारण ग्राहकों को वस्तु खरीदना, बेचना और पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। ग्राहक कंप्यूटर के माध्यम से लेन देन किए वस्तुओं को कार्यकोड भी रख सकते हैं। न सिर्फ इन चीजों में, पर अब तकनीकी ने महामारी के समय में भी एक मुख्य पात्र निभाया है। जैसे कि महामारी उस बीमारी को कहते हैं कि जिस समय पूरे विश्व में अलग अलग देशों में एक ही लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। उदाहरण के लिए यही महामारी लीजिए। इस महामारी ने न सिर्फ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है, बल्कि कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज ऑनलाइन के कारण ऑनलाइन तकनीकों के कारण वैक्सीनेशन और दूसरे कार्य चल रहे हैं। अंत में हम सबका यही है सपना, तकनीकों के माध्यम से कोरोना मुक्त होगा भारत अपना। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। बहुत सुंदर भाषण, धन्यवाद। साफ सुंदर हो ऐसा मेरा भारत हो। अगले प्रतिभागी आर्या कर्डिले का मंच पर स्वागत करता हूँ। शुभ संध्या माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक गण,
शुभ संध्या माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोतागण। आज मैं आर्या आपके सामने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत युवाओं को दिए गए अवसर पर मैं विषय स्पष्ट करना चाहती हूँ। शिक्षित बेरोजगार को संयोजना उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1963 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवती को बैंक से ऋण उपलब्ध मिलता है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इससे शहर या गांव के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों अपना ऋण करने के लिए उपलब्ध होते हैं। सूद की दर काफी कम है एवं ऋण को आसान किस्तों में बांटकर उसे 7 वर्ष तक चुकाता करने की छूट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाभ लेने के लिए युवक युवतियों की जिला उद्योग केंद्र जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं वहां से वही पत्र उपलब्ध करने आवेदन करना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विशेषता मोराटोरियम अवधि पूरी होने के बाद बेरोजगार लोगों के लिए इस लोन की पुनर्वित्ति अवधि 3 से 7 वर्षों की बीच होती है। प्रधानमंत्री द्वारा युवती को उद्योग बढ़ाने हेतु आसान तरीके ऋण मिलता है। वह ऋण 3 से 7 वर्षों के बाद भी चुका सकते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवक युवती उस ऋण से छोटा सा व्यवसाय खोल सकते हैं। धन्यवाद। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बहुत सुंदर भाषण, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अंतिम प्रतिभागी एस तमन्ना का मंच पर स्वागत करते हैं। जहाँ का पवित्र है हर स्थान, वही है हमारा हिंदुस्तान। उत्तर से दक्षिण तक हर कोई एकता दिखलाता, तभी तो मेरा देश महान कहलाता। नमस्कार प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं प्रतिभागी 8 आपको कौशल शिक्षा के बारे में कुछ बताना। कौशल भारत योजना भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में आरंभ किया गया। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को उनके अलग अलग कौशल में प्रशिक्षण देना है, क्योंकि जब भारत देश का हर एक व्यक्ति अपने कौशल में शिक्षित होगा तो वह अपने खुद का रोजगार भी कर सकता है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को उनके अलग अलग कौशल में प्रशिक्षण देना है, जिससे वह अपने रोजगार को कर सके और बेरोजगार ना रहे। वास्तव में जब भारत कौशल योजना के जरिए हमारे भारत के नागरिक अपने अपने कौशल में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वह भारत देश को कुशल बनाएंगे। कौशल भारत योजना वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ रोजगार पाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं। ऐसे ही लोगों की मदद यह कौशल विकास योजना करती है।
कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। इन क्षेत्रों में अपनी शिक्षा की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे लोहार का कार्य, आभूषण डिजाइनिंग इत्यादि। इन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण कौशल भारत योजना के तहत प्रदान किया जाता है। वास्तव में हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है, वह कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना कोई भी रोजगार कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। हम सभी को इस भारत योजना के बारे में आगे बढ़ाना चाहिए और इस योजना के बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा भारत देश कौशल होगा तभी वह कुशल होगा। मैं अपने वक्तव्यों को इन पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूँ। रंग बनकर वो परीक्षा में घोल रहा है, आज वो खिलकर हंसकर बोल रहा है। आसमान को भी मुट्ठी में कर लेगा वो, अभी तो वो अपनी ताकत तोड़ रहा है। तोड़ दिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समुंदर मुझसे गहरा। धन्यवाद। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अति सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए समीक्षा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शुभ संध्या। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, आज के आशु भाषण प्रतियोगिता के सभी निर्णायक गण, विद्यालय के सभी अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं समीक्षा सिन्हा पूरे विद्यालय की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। सीसीए विभाग के सभी सदस्य और इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देती हूँ। चारों सदन के कार्यभारी आपको भी धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी हमेशा सहायता रही, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के प्रथम निर्णायक गण श्रीमती उज्ज्वला पंडित जी को अनुरोध करता हूं कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और सराहना करती हूँ सभी छात्रों की, सभी बच्चों की। आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जो प्रतियोगिताएं आयोजित की है, वो बहुत ही उम्दा ऐसी थी। इसीलिए मैं सबसे पहले सभी अध्यापक गण का धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत अच्छे से विषय हमें सुनने मिले आज, और साथ ही साथ उनको, सभी छात्रों को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ। सभी अभिभावकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी अपने बच्चों से इतनी अच्छी तैयारी करवा ली। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जब भी आप कोई भी विषय लें तो उसका सटीक अभ्यास करें। जैसा कि एक विषय था चांद पर भारत का पहला कदम, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि चांद पर राकेश शर्मा जी गए थे या अवकाश में गए थे। 3 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा जी अवकाश में गए थे, ना कि चांद पर। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने विषय का पूरा अभ्यास करें और अभ्यास करने के बाद उसके मुद्दे बनाएं और फिर उस विषय को पेश करें। और अगर कुछ बातें भी हैं, भाषण तैयार करने के बाद आप भाषण को याद करेंगे, उसके बाद आप दर्पण में देखकर हाव भाव के साथ भाषण बोलिए।
या फिर दूसरा भी तरीका है कि मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुने ताकि उसकी जो कमियां हैं आप छांट सकें। और मैं सबसे ज़्यादा सराहना करना चाहूँगी आर्या का। आर्या ने अपना भाषण पूर्ण किया, इसके लिए मैं उसकी सराहना करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कभी-कभी हमें भी, आज भी कभी-कभी कुछ बोलना होता है तो हमें भी थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन अपने कार्य को, अपने भाषण को पूर्ण करना सबसे बड़ी बात होती है और इसके लिए मैं उसकी सराहना करना चाहूँगी। और सभी ने बहुत अच्छी तैयारियाँ की थी, बहुत अच्छे भाषण दिए हैं आपने। इसके लिए सबको बधाई देती हूँ और आगे भी आप इसी तरह आगे बढ़ें और अपने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएँ। और ज़्यादा सबसे ख़ास बात कहना चाहूँगी कि हिंदी को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और इतना ही बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सभी एपीएस के सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपके इन अनमोल विचारों को हम निश्चित ही ध्यान में रखेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के दूसरे निर्णायक गण श्रीमती साधना भोसले जी को अनुरोध करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर और सभी को शुभ संध्या। स्पेशली मैं आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जी को नमस्ते कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आने का जो मौका दिया गया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बात मैं बताना चाहती हूँ बच्चों कि जब आपको स्टेज पर आने का मौका मिलता है, ये मौका सभी को नहीं मिलता है। सोचिए कि आपके स्कूल में और भी कई छात्र थे, लेकिन उनमें से अगर आपका चयन हुआ है तो आपको ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सकता है अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने याद किया है, बहुत अच्छी बात है। विषय भी बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे विषय चुने गए थे और आप लोगों ने कोशिश ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ वहां पर आपने दिखाया है। जो भी मेहनत है आपने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन 2-4 बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उन शब्दों का असर आप पर होता है कि कहीं ना कहीं आपने जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जहां तक कि आप वहां पर चिकित्सक, अभियंता इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप स्टेज पर आते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए सिर्फ मैं हूं और मैं ही हूं और कोई नहीं है। तब देखिए आपका जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस वक्त आपका प्रेजेंटेशन देखिए। जैसे हम लोग भी है जब स्टेज पर आते हैं तो कई बार गलतियां होती है, वो बात अलग है। लेकिन जब आपको मौका मिला है, जीत का मौका मिला है, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कई बच्चे थोड़ा सा फास्ट बोल रहे थे, ठीक है, कई बच्चों को ऐसे लग रहा था कि वो शायद घबराहट के वजह से भी वो कुछ शब्दों को याद करके बोल रहे थे। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि समय समाप्त न हो जाए, जल्दी से पूरा किया जाए। लेकिन खुशी इस बात की है कि जितने भी बच्चों ने हिंदी में बोला है बहुत बढ़िया बोला है। मतलब जहां तक हमने कई और स्कूलों में भी सुना है तो जहां पर आपके उच्चारण हिंदी के कई उच्चारण बहुत ही बढ़िया थे। हाँ, लेकिन जब भी एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको मौका मिलता है उस मौके का फायदा उठाइए। बाकी बहुत ही बढ़िया था सब कुछ, आपकी जो अरेंजमेंट थी। अच्छा, मैं उस बच्चे को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो एंकरिंग कर रहा था, जो मतलब हर एक बच्चे के बाद जो कविता प्रस्तुत कर रहा था वो बहुत बढ़िया था। तो एक बार मैं फिर सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए जीतता तो कोई एक ही है, लेकिन इतने बड़े स्कूल में से अगर आपका चयन हुआ है और आपको मौका मिला है तो सोचिए ये आपकी जीत है। जीतना तो किसी एक या दो को है, सभी तो जीत नहीं सकते, लेकिन आपको अगर मौका मिला है तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी जीत है। और आपने जो इसमें पार्टिसिपेंट्स किया है तो इसके लिए ही मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन और धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम।
आपके इन अनमोल विचारों से हम लाभान्वित हुए। Thank you, judges. Now, may I request Principal Ma'am to say a few words? Good evening, everyone. First of all, congratulations to all the participants. You've done a wonderful job. And as the judges have given you the guidance as to what are the areas of improvement, I will hope that all of you take it with seriously and make an endeavor towards achieving that. I would also like to thank both the judges, Ujjwala ma'am as well as Sadhna ma'am. Thank you so much for sparing the time. I know that all the teachers are busy with their online classes from morning to afternoon, but yet you have taken out the time from your precious hours that you need to spend at home for us, and I'm extremely grateful for that. So thank you once again. And very rightly said, this is what I look for from the judges, that wherever we are lacking, that is needs to be brought out so that we can work towards it. So thank you once again, judges. I would also like to thank all the house mistresses who have taken the effort to prepare the students and help them out. But as correctly pointed out, there's still a long way to go for us. But we must at each stage try and do better than what we had done earlier. Thank you again to CCA team for organizing this particular competition. Thank you, and thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. May I request Kate ma'am to say a few words? Thank you, and I just would like to congratulate all the participants. And yes, Hindi department, CCA team, and that's all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, judges. Thanks a lot for sparing out time to come and judge this event. Thank you so much. May I request all the participants to please switch on your videos so that we can take a photograph which could be printed in the magazine. Prerna, Tamanna, Arya, all of you, please switch on your videos. Anushka, Neelam, Neha. The other two, Suhas sir. Yes, ma'am. Sir, please, Sorry, ma'am. sir, please click their photograph. You can switch on that together mode. The other two who are left. Arjun, Maitre, Rohan, and you can also please switch on your videos. Give a nice smile on your face, girls. It's all girls team, I can see. Thank you so much, Sagar sir and Bhalerao sir, for preparing children so well. Sagar sir.
Aarti, switch on your video. Ma'am, it is on. Okay, okay. Sir, is it done? Yes, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Sagar, sir. Thank you, madam. Thank you. Welcome. Thank you, Shilpa ma'am, everyone. can we leave? Shilpa ma'am, can we leave? Yes, yes. Thank you so much. Thank you, CC. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, house mistresses. Thank you so much. Thank you.